हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स 2021 के एग्जाम पेपर का माइक्रो वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें हम लोग 13 to 14 क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी 9 to 10 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आए थे। तो हर बार मैक्रो और माइक्रो का जो वेटेज होता है ना, हमेशा ज़्यादा होता है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो इस बार हम लोग क्वेश्चन वाइज नहीं कर रहे, इस बार हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन में आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि डायरेक्टली आपको पता लगेगा कि किस पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन किस वे में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स से किस लेवल के आए हुए हैं। तो अगर लेवल देखें तो लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मॉडरेट है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में डिटेल्ड या फिर डिटेल्स में उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि जो अगर रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सको और कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, बिजनेस साइकिल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल में पहले तो पूछता था कि पीक क्या है या फिर एक्सपेंशन क्या है, और उसके बाद बूम पीरियड क्या है, रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंड थ्रू दैट इज़ रिकवरी क्या है। लेकिन इस बार ये नहीं पूछा, इस बार पूछ लिया है बिजनेस साइकिल असेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया है इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन पीरियड क्या है। सो यहाँ पे 4 साइकिल पूछे गए हैं और उनका अप्रॉक्सीमेट एक टाइम पूछा गया है। तो इसमें अगर आपको 2 साइकिल भी बताते तो भी आप लोग पूरा ये जो सीक्वेंस है वो ईजिली कर लेते। चलिए थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। जो नंबर 1 है कॉन्ट्रेटिव साइकिल। कॉन्ट्रेटिव साइकिल का जो ईयर ड्यूरेशन है 40 ईयर टू 60 ईयर्स तक, और सबसे शॉर्ट है किचन साइकिल। तो किचन साइकिल का जो एज है या फिर ड्यूरेशन है वो है 40 मंथ्स का। और उसके बाद जुगलर साइकिल, जुगलर साइकिल का जो एज है या फिर ड्यूरेशन है वो है 7 to 11 ईयर्स। और कुजनेट साइकिल 15 to 25 ईयर्स, और कई बुक में आपको ये मिलेगा 15 to 20 ईयर्स भी। तो अगर अप्रॉक्सीमेट भी आपको डेट पता है, ठीक है, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट ही पूछा गया है। तो अगर अप्रॉक्सीमेट भी आपको पता है सो उसके बावजूद आप लोग आंसर करेक्ट करने के लायक हो जाते हो। ठीक है, फिर भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा। चलिए, तो सबसे शॉर्ट पीरियड कौन सा है, असेंडिंग में करना है। किचन जो बी है दैट इज़ बी फर्स्ट में, ये एक ही है। अगर आपको एक ही पता था किचन साइकिल, तब भी आप लोग किचन साइकिल शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, ठीक है, 40 मंथ, तब भी आंसर यहाँ से डायरेक्टली जिगर निकल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है जुगलर साइकिल 7 to 11, और उसके बाद कुजनेट 15 to 25, एंड देन कॉन्ट्रेटिव साइकिल। ठीक है, तो जो सीक्वेंस करेक्ट है वो है 2, और ये जितने भी साइकिल्स हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, फिर जो सेकंड क्वेश्चन आया था इस बार बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और रिपीट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें पूछ लिया है रिलेशनशिप बिटवीन फिलिप कर्व एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या रिलेशन है। ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस। सो बहुत बेसिक लॉ है। फिलिप कर्व हो गया, आईएसएलएम कर्व हो गया, ये यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके। ठीक है, तो फिलिप कर्व कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, सो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट और मनी वेजेस का, ठीक है, कैसा रिलेशन है, नेगेटिव है, इन्वर्स है। जैसे मनी वेजेस कम होता जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो इन्वर्स रिलेशन है थर्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये आया था द आइटम ऑन द कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट आर। बीओपी में जो कैपिटल अकाउंट में रहता है थोड़ा सा पहले कंपोनेंट पूछता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है। कैपिटल अकाउंट के जो बीओपी में कैपिटल अकाउंट है उसमें मेनली कौन से वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल हम लोग ऐड करते हैं। तो लॉन्स एंड बोरोइंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गए, और जितने भी ये ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, परचेज एंड सोल ऑफ फिक्स असेट्स हो गया, या माइग्रेंट्स मूविंग आउट इनटू डिफरेंट कंट्रीज, जो उनका फिक्स असेट्स है, जो माइग्रेंट्स हैं मूविंग इधर उधर मूव कर रहे हैं, या फिर जितने भी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में लोन्स है, बोरोइंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो अल्टीमेटली इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज मेयर द एंटाइटीज फॉर अ होल ईयर।
ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं काउंट होता, फॉर अ होल ईयर काउंट होता है। ठीक है, सो मतलब अगर हम बात करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी कोई चीज़ यूज़ होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेरिएबल फ्रॉम चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड नॉमिनल वेरिएबल इज कॉल्ड। सो ये बोल रहा है कि रियल वेरिएबल जो है मनी सप्लाई और नॉमिनल वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, मतलब नॉमिनल और मनी सप्लाई का इसके ऊपर रियल वेरिएबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल डिकोटोमी है या फिर मनी इल्यूजन है, इसमें ही दो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बाकी केंजन डिकोटोमी और मनी मल्टीप्लायर में ऐसा कुछ नहीं है, तो इन दोनों में से आंसर एक होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लासिकल डिकोटोमी करते हैं, तो आंसर हमारा जो राइट है वो क्लासिकल डिकोटोमी ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्लासिकल की एक प्योर अजम्पशन है वो क्या है, जो रियल एंड मोनेटरी या फिर जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, ये हमेशा क्लासिकल बोलते हैं रियल और नॉमिनल वैल्यू हमेशा बराबर होती है, मतलब रियल मनी, रियल वेजेस और मनी वेजेस दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये मानते हैं कि जो रियल वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मनी सप्लाई और नॉमिनल वेरिएबल से वो चेंज नहीं होने वाला। बल्कि जब केंजन वगैरह आया था तो केंजन ने क्या बोला था, जो रियल वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रही है, आपकी नॉमिनल वेरिएबल पे। या फिर जो इन्फ्लेशन रेट होता है, इन्फ्लेशन के कारण क्या होती है, रियल वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल वैल्यू इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता मनी सप्लाई बढ़े या कम हो। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या है, क्लासिकल डिकोटोमी। एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। सो क्लासिकल डिकोटोमी, डिकोटोमी शब्द आया है, यह शब्द जो है दो भागों में, जब भी कोई चीज़ को इकोनॉमिक वेरिएबल को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। सो डिवीजन बिटवीन रियल साइड, एक तो रियल साइड और दूसरा है आपका मॉनेटरी साइड। तो ये बोलते हैं कि जो मॉनेटरी साइड का है, मॉनेटरी साइड का इफेक्ट रियल साइड में कुछ नहीं पड़ता, मतलब चेंजेस इन मॉनेटरी वेरिएबल डू नॉट इफेक्ट द रियल वैल्यूज। मॉनेटरी चेंजेस, मॉनेटरी वेरिएबल जितने भी हैं वो रियल वेरिएबल या रियल वैल्यू जो है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, रियल इंटरेस्ट रेट, इनको इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, सो दैट इज, ये क्लासिकल की अजम्पशन ही है ये वाली। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल डिकोटोमी। अब देख लेते हैं कि मनी इल्यूजन क्या है। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होगा वो मनी इल्यूजन में, क्योंकि वो भी सेम सही है। ठीक है, तो मनी इल्यूजन में क्या होता है, जब भी हम लोग इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं, अब इन्फ्लेशन के कारण जो रियल वैल्यू है, आप सबको पता है इन्फ्लेशन के कारण जो रियल वैल्यू है मनी की वो क्या होती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने आपको 500 रुपीज़ दिया, एग्जाम्पल के तौर पे 2002 में मैंने आपको 500 दैट इज़ 500 रुपीज़ दिया। ठीक है, अब यही मैंने 500 रुपीज़ आपको पे बैक कर दिया एक साल के बाद 2023 में। ठीक है, और 500 रुपीज़ ही दिया, लेकिन इसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो बराबर है 500, बट रियल वैल्यू बराबर नहीं है। ये 500 में जितना भी चीज़ आज खरीद सकते हो उतना नेक्स्ट ईयर नहीं खरीद पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया बीच में। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के कारण उसकी जो रियल वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है वो हो जाएगी कम। ठीक है, तो मनी इल्यूजन का मतलब ये होता है जब हम लोग ये जो इन्फ्लेशन है इसको इग्नोर कर देते हैं। हमें यहाँ भी नॉमिनल वैल्यू 500 दिख रही है, नेक्स्ट ईयर 500 दिख रही है, हमने इग्नोर क्या किया, जो इन्फ्लेशन था उसकी हमारी रियल वैल्यू कम होगी, लेकिन हमने वो टर्म्स इग्नोर कर दिया। ठीक है, सो दैट पीपल हैव टेंडेंसी टू व्यू देयर वेल्थ एंड इनकम इन नॉमिनल टर्म्स, जो हमने 500 रुपीज़ देखा यहाँ पे, रेदर देन इन रियल टर्म्स। अब रियल टर्म्स में नहीं देखते वो, अब 500 की वैल्यू हो सकता है कि 470 रुपीज़ रहेगी हो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, या 480 रहेगी हो। सो इन अदर वर्ड्स इट अज्यूम दैट पीपल डू नॉट टेक इन टू अकाउंट द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, जो इन्फ्लेशन रेट था, जो महंगाई बढ़ी थी, वो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है मनी इल्यूजन, और ये भी क्वेश्चन आया था कि मनी इल्यूजन कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, इसी एग्जाम में। चलिए उसके बाद जो मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है, मनी मल्टीप्लायर तो ईजी है बहुत। ठीक है, रेसिप्रोकल है, 1/RR मीन्स जितना भी डिमांड डिपॉजिट है बैंक के पास उसको हम कंसिडर कर देते हैं 1। ठीक है, हमारा पैसा जो बैंक के पास है उसको हम कंसिडर कर देते हैं 1 टोटल डिमांड डिपॉजिट, और अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व। ठीक है, जितना भी रिजर्व है। अब ये मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ही डिसाइड करेगा आपका कि मनी क्रिएशन कितना होने वाला है। तो अगर ये रिजर्व ज़्यादा होगा उतना ही मनी का क्रिएशन कम होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। चलिए, और जो केंजन डिकोटोमी है, केंजन डिकोटोमी ऐसा कोई अभी तक, खैर अभी ऐसा कोई तो सुना नहीं है केंजन डिकोटोमी, लेकिन अगर आपको कुछ माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा केंजन डिकोटोमी के बारे में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द फॉलोइंग। सबसे सुपर श्योर इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपके सही होने ही चाहिए, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि अगर दो भी फाइंड आउट हो गए तो पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन्यू कॉस्ट, ठीक है, न्यू क्लासिकल का दैट इज न्यू के इंजन का कॉन्सेप्ट है मेन्यू कॉस्ट। तो मेन्यू कॉस्ट, जब भी मेन्यू जो होटल का एक मेन्यू होता है उसमें अगर चेंजेस ऑल्ट्रेशन होगा, चेंजेस होंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, जब कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, और प्राइस बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। सो फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले ही आ गया आंसर आपका, फर्स्ट का सेकंड। और आगे टर्म्स देखते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के, ठीक है, जैसे रेपो रेट है, बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, तो अगर इनको थोड़ा सा कम करती है आरबीआई तो क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये टूल्स किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी का है। उसके बाद है पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग है कि जब भी इकोनॉमी डिप्रेशन में है या फिर इकोनॉमी डाउन स्विंग में है, ठीक है, तो इस डाउन स्विंग में, इकोनॉमी में डाउन स्विंग है तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी अपना, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, ठीक है, इनकम बढ़ेगी और मनी सप्लाई बढ़ेगा। ठीक, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों का जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगा। ठीक, और इकोनॉमी में जो प्राइस है वो बढ़ने शुरू होंगे, क्योंकि डिफ्लेशन में प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, तो इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। सो दैट इज पंप प्राइमिंग, फिस्कल पॉलिसी। और नेक्स्ट ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है आपका फ्लिप कर्व से। ठीक, तो जो राइट सीक्वेंस है वो ऑलरेडी मिल गया, ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में से, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल रिजल्ट इन एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वैल्यू 4। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर केंजन का कॉन्सेप्ट है और इसी को हम लोग आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो तीन चीज़ें ध्यान रखना, एक इसका फंडामेंटल इक्वेशन या फंडामेंटल फॉर्मूला जो k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i है। सो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हाउ मच चेंज टेक प्लेस इन इनकम, मतलब कितना मल्टीपल इन्वेस्टमेंट से कितना मल्टीपल आपका इनकम इंक्रीज होता है, ये फंडामेंटल फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है आपका एमपीसी के साथ। एमपीसी के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और फार्मूला क्या हो जाएगा इसमें, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। मुझे पता है कि ये आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। और तीसरा जो है एमपीएस के साथ है। अब एमपीएस के साथ मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, करेक्ट है, आपको आता है ऑलरेडी, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। एमपीएस जैसे ही बढ़ेगा मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। और एमपीएस के मामले में इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/MPS, ठीक। अब देखते हैं कि किन किन इक्वेशन में मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 आती है। तो सबसे फर्स्ट कंजप्शन फंक्शन दिया है, तो कंजप्शन फंक्शन अगर 0.25 है, सो मतलब k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.25, सो 1/0.75 आ रहा है, तो ए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। अब दूसरी इक्वेशन चेक करते हैं, ये वाला। सो एमपीसी कितना है, 0.75, ठीक है। तो 0.75 अब सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 0.75, तो ये आता है 1/0.25। हाँ, इससे वैल्यू 4 आ रही है, तो मतलब एक तो आंसर करेक्ट है बी, ठीक है। बाकी ए वाला काट दो, जिसमें भी ए है उसको काट दो, बाकी बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अब आगे भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे बी इसी में है, तो ये अपने आप ही सॉल्व हो गया, आगे भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी करते हैं, अभी सेविंग फंक्शन दिया आपको, तो सेविंग फंक्शन में तो ऑटोनोमस जो ये हमें कंजप्शन दिया होता है, तो ऑटोनोमस सेविंग हमेशा माइनस में होता है, ठीक है, क्योंकि जब इनकम जीरो होता है तब हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इनकम जीरो होने पे भी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं और उसको हम लोग ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं, और उस समय में ऑटोनोमस सेविंग कितना होगा, माइनस में। सो इसको हम देखते हैं, ये हो जाएगा एमपीएस। अब एमपीएस दैट इज़ 1/0.25, ठीक है, इसका ये 4 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। और नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो बी और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिससे मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक। अब नंबर 1 स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्सेलरेटर मॉडल से रिलेटेड। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर मॉडल दोनों को अच्छे से कर लेना, क्योंकि हमेशा ही कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन इस बार तो दोनों से ही आए हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटर मॉडल, इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इनकम, ठीक है। अब आपको पता होगा जब आपने मल्टीप्लायर किया था, इन्वेस्टमेंट डिमांड किस पे डिपेंड कर रहा था, ठीक। चलिए थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं।
चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो मल्टीप्लायर आपने किया था इफेक्ट पड़ रहा था इनकम पे ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक्सेलरेटर केस में क्या होता है, इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक, सो इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इनकम। बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट है। तो ए वाला करेक्ट है, मतलब अभी आपके जो दो है ना ये एलिमिनेट हो गई। नेक्स्ट है, द हायर द रियल इंटरेस्ट रेट द हायर इज द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो व्हाट इट मीन्स, अब यहाँ पे डायग्राम यूज कर सकते हो आप लोग, एक साइड रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक साइड डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया डिमांड कर्व, और ये हो गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो क्या होता है, रेट रियल इंटरेस्ट रेट अभी इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो डिमांड तो कम हो जाएगी लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मतलब जो रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ गया है। ठीक है, कॉस्ट जब भी बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, सो रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो जैसे ही इंटरेस्ट रेट नॉमिनल बढ़ेगा, सो इसमें सबसे पहले इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सेवर्स जो सेविंग कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो बोरोवर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बोरो लगे उनके लिए ख़राब है। ठीक है, तो रियल इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और उसमें से माइनस हो जाता है इन्फ्लेशन का रेट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, ए और बी, तो आंसर हमारा सीधा यही जा रहा है। आगे और देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, बल्कि इन्वेस्टमेंट क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो ये भी गलत है। और द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन रेट। प्लस नहीं करना था, माइनस करना था। ठीक है, सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, तो हमारे पास आ जाएगा रियल इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट वन जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मल्टीप्लायर। अब ये जो सुपर मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है हिग्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हिग्स ने क्या किया था, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को, इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों को ही यूज़ करके, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट दिया था सुपर मल्टीप्लायर। ठीक, इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। अब ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार डिटेल में अपने नोट्स में पढ़ लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल। सो राशनल एक्सपेक्टेशंस अगर आपको पता होगा तो राशनल एक अजम्पशन है इकोनॉमिक्स की कि कंज्यूमर इज अ राशनल। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर विवेकशील है, मतलब उसमें सोचने समझने की शक्ति है कि सोच समझ के ही खर्चा करता है वो। ठीक, तो नंबर वन ऑप्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट इफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, अगर कंज्यूमर राशनल है, कंज्यूमर को पहले ही पता है प्राइस का इफेक्ट क्या होने वाला है और जो इन्फ्लेशन है वो क्या रहने वाला है, तो उसको पहले ही प्रिडिक्टेड है, तो मॉनेटरी पॉलिसी उस केस में इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, सो अगर पीपल लेवल ऑफ, अगर राशनल एक्सपेक्टेशन उनके पास है, पहले ही उनके पास सोचने समझने की शक्ति है, तो प्राइजेस को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट इफेक्ट द रियल इकोनॉमी सिस्टम, तो रियल इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कैन नॉट इफेक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, अनएंटिसिपेटेड चेंजेस विल नॉट इफेक्ट रियल वेरिएबल इन वेरी शॉर्ट रन। अब अनएंटिसिपेटेड चेंजेस क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, या फिर ऐसे चेंजेस जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, या फिर जो हमें पता ही नहीं था जिनके बारे में ये चेंजेस भी आ सकते हैं। ठीक, तो वो उनके कारण क्या रहा है, रियल वेरिएबल में कुछ चेंज नहीं होगा या इफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि असल बात यह है जो अनएंटिसिपेटेड चेंजेस होते हैं, जो सडनली आ जाते हैं चेंजेस, ठीक है, उनसे रियल वेरिएबल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। चलिए उसके बाद देयर इज इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, एक अजम्पशन ही है कि इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम में है, कंज्यूमर पहले ही राशनल है, सब कुछ जानता है। ठीक है, सो ये भी करेक्ट है। एंड इकोनॉमिक एजेंट टू यूज ऑल रेलिवेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू फॉर्म देयर एक्सपेक्टेशन। अब जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जितना कंज्यूमर है ना अपना, वो सब यूज़ कर रहा है वो, मतलब इकोनॉमिक एजेंट मतलब कंज्यूमर। ठीक, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो डिटेल्स में एक बार यहाँ से भी आप लोग डिटेल्स में देख लेना, PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और जितनी भी ऑरल बातें थी, ठीक है, जिसको आप ऑरल समझ सकते थे वो हमने डिस्कस कर ली है। सो इसमें A, C और D ये करेक्ट है, दैट मीन्स थर्ड। ठीक।
ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन अभी ये है मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट। हालांकि ये पहले भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, इसी एग्जाम में। सो मनी इल्यूजन कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम किसने दिया था? तो यहाँ डाउट जो था वो था केंज में और फिशर में, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, इनिशियल दिया था फिशर ने, उसको बाद में केंज ने यूज़ किया था काफ़ी, या पॉपुलर किया था। सो द टर्म्स मनी इल्यूजन वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इरविन फिशर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी कर लो। इनकी एक बुक थी इरविन फिशर की, स्टेबलाइजिंग द डॉलर, ठीक, मतलब यूएस इकोनॉमी बेस्ड था। एंड फिशर लेटर रॉट एन एंटायर बुक डेडिकेटेड टू द टॉपिक इन 1928। तो ग्रेट डिप्रेशन जो आने वाले थे 1929, उससे एक साल पहले की, ठीक है। सो टाइटल दिया था उस बुक का द मनी इल्यूजन, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट इरविन फिशर ने दिया। हाँ, उसको लॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉर्ड केंज ने उसको पॉपुलराइज किया, पॉपुलर कर दिया, ठीक। चलिए, तो ये टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस। तो कोशिश ये रहेगी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन्ड हम लोग कर पाए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अपना है या आपका टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ प्रिपरेशन जारी रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।